हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्वतंत्र तंत्र। तो आज हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम में पढ़ेंगे स्वतंत्र तंत्र के बारे में। तो इस स्वतंत्र तंत्र को हम पढ़ते हुए एचडी इमेज के साथ हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको अच्छा और क्लियर दिखाई देगा और आपको समझने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगी। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र तंत्र के बारे में। तो स्वतंत्र तंत्र ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश कराने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो स्वतंत्र तंत्र का मुख्यतः कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना है। तो ये किसका कार्य होता है? स्वतंत्र तंत्र का कार्य होता है। तो स्वतंत्र तंत्र नाक और मुंह से शुरू होता है। किससे होता है? नाक और मुंह के द्वारा शुरू होता है और वायु मार्ग गले से होता हुआ कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाकर आगे बढ़ता है। तो स्वतंत्र तंत्र अंगों का समूह है। स्वतंत्र तंत्र क्या है? अंगों का समूह है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी स्वतंत्र तंत्र कहते हैं। तो इस क्या कहते हैं सर? श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन से खाए हुए भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। मान लीजिए हमने खाना खाया, ठीक है, तो उसको पचाने में सहायता क्या कौन प्रदान करता है? एक तो हमारा करता है अमाशय में जो होता है एसिड, जो कौन सा होता है? HCl होता है, जो खाने को पचाने में सहायता करता है। एक दूसरा और है जिससे खाना को पचाने में मदद मिलती है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो स्वतंत्र तंत्र है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है वो भोज्य पदार्थ को पचाने और ऑक्सीडेशन करने में सहायता प्रदान करता है और ऊर्जा भी देता है। तो ये है स्वतंत्र तंत्र। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे स्वतंत्र तंत्र के अंग यानी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें, उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है नासिका मार्ग। ठीक है, तो नासिका मार्ग कहाँ होता है हमारा? ये होता है मुंह के पास बिल्कुल। ठीक है, मुंह के जो ऊपर जो हमारे दो छिद्र होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? नासिका मार्ग, नेसल पैसेज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नेसल पैसेज कहते हैं। अगला है मुख गुहा, यानी जो हमारा मुंह होता है, माउथ होता है, उसे क्या कहते हैं? इसमें ओरल कैविटी कहते हैं, जिसमें हम मुंह के द्वारा भी सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम किन किन अंगों से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं? एक तो नासिका या नाक और दूसरा मुंह। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला है ग्रेसनी। तो ग्रेसनी के द्वारा क्या होता है? जो हम नाक और मुंह द्वारा सांस लेते हैं वो हमारे कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। तो किसकी सहायता से जाती है? ग्रसनी के द्वारा जाती है। तो याद देखिए, ग्रसनी खाना भी पहुंचाती है और सांस को भी। तो ये दोनों कार्य करती है। अब हम आपको बताएंगे ये एक साथ कार्य कैसे करती हैं, वे वीडियो के आगे बताएंगे। अगला है एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्वतंत्र तंत्र क्या होता है, जो स्वर तंत्र होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ट्रैकिया होता है अगला पार्ट। ठीक है, ट्रैकिया कहाँ होता है? जो स्वर तंत्र होता है, ठीक है, ये हमारा स्वर तंत्र है। इसके नीचे ये पाइप जा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे फेफड़े। ठीक है, क्या आते हैं? फेफड़े आते हैं। उसके बाहर होती है फेफड़े की झिल्ली, यानी जिसे कहते हैं फ्लूअर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो फेफड़ों के बाहर होती है ना झिल्ली, जो उसको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? फेफड़े झिल्ली कहते हैं। उसके बाद है ब्रांकाई। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रॉन्ची भी कहते हैं। फिर है ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंचियोल्स कहते हैं। अगला पार्ट इसका क्या है? ब्रोंचियोल। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रोंचियोल्स क्या है? ये मुख्य जो आगे क्या होते हैं, शाखाओं में बढ़ गई है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंचियोल्स कहते हैं। और कूपिका, ठीक है, एल्वियोली क्या होती है? जो ब्रोंचियोल्स के सिरे पर होती है, जो एक अंगूर के गुच्छे के टाइप में होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। और लास्ट में डायाफ्राम। ठीक है, तो डायाफ्राम ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये वी शेप में बना हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? डायाफ्राम। तो ये क्या करता है? ये हमारे फेफड़ों को आधार देता है। ठीक है, इसका भी हम कार्य आगे एंड में अच्छे से समझेंगे। तो ये थे इसके मुख्य पार्ट जिनके द्वारा पूरा जो श्वसन तंत्र होता है वह कार्य करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वह वर्क करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा नासिका मार्ग या नाक या नेसल पैसेज भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और छोड़ना नासिका मार्ग और नाक का प्राथमिक कार्य है। ठीक है, किसका कार्य है? नाक का
ये प्राथमिक कार्य है। श्वसन की प्रक्रिया नाक से ही शुरू होती है। जो श्वसन की प्रक्रिया है वह कहाँ से शुरू होती है? नाक के द्वारा ही शुरू होती है। नाक या नसल पैसेज में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो धूल के कण व अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर में जाने से रोकता है। जो सांस के द्वारा कई सारे धूल के कण और सूक्ष्म जीव जो नाक से प्रवेश करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? ऑक्सीजन या हवा के द्वारा प्रवेश करते हैं, वे कहाँ रह जाते हैं? नाक में ही रह जाते हैं। जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, वे क्या करता है? इनको रोक लेता है, धूल कण व सूक्ष्म जीवों को रोक लेता है, ठीक है। यह आधा लीटर लगभग प्रतिदिन बनता है। यह हमारे शरीर में कितना बनता है? लगभग आधा लीटर ये हमारे शरीर में पर डे प्रतिदिन बनता है, ठीक है। तो ये था नासिका मार्ग। अब बात करेंगे मुख गुहा यानी ओरल कैविटी के बारे में। तो ऑक्सीजन का प्रवेश मुख गुहा से भी होता है, यानी नाक के बाद जो एक दूसरा पार्ट है हमारा मुख या ओरल कैविटी जिसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रवेश यानी आदान प्रदान किससे भी हो जाता है? तो ये मुख से भी होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय मार्ग भी कहते हैं। तीसरा है हमारा ग्रसनी। तो ये भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन को भी प्रवेश कराती है, ठीक है। ये किस में प्रवेश कराती है? ट्रैकिया यानी फेफड़ों में भी ये प्रवेश कराती है। किसको कराती है? ये है ऑक्सीजन यानी जो वायु या वातावरण से जो वायु लेते हैं उसको ये कहाँ प्रवेश कराती है? फेफड़ों में प्रवेश कराती है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? नाक या मुख, ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है हमारा ग्रसनी। ग्रसनी एक पाइप समझ लिए जिसके द्वारा जो बाहर से आई हवा है वो अंदर जाती है, ठीक है। जो आपको इमेज में दिख रही होगी ये ग्रसनी क्या हो गई? ये वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? ग्रसनी हो गया, जिसके द्वारा जो हमारी सांस है वे अंदर जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया अब हमारा। अब आगे चलते हैं, एपिग्लॉटिस के बारे में बात करेंगे। ये एपिग्लॉटिस होता क्या है? तो यह स्वर तंत्र के ऊपर ही होता है। कैसे ऊपर होता है? ये स्वर तंत्र के ऊपर होता है। यह भोजन को निगलते समय कंठ द्वार को या कंठ द्वार को क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। तो उसको क्या कर देता है? ये बंद करके श्वास नाल में भोजन जाने से रोकता है। यानी ये जो हम भोजन खाते हैं तब तो जो वहाँ क्या होता है, एक तरीके से मान लीजिए दो पाइप होते हैं, तो इन दो पाइपों का एक ढक्कन समझ लीजिए एपिग्लॉटिस को, ठीक है। क्या समझ लीजिए? एपिग्लॉटिस को क्या समझ लीजिए? एक ढक्कन समझ लीजिए, जो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये ढक्कन हो गया। तो ये क्या करता है? अगर हम भोजन खाते हैं तो ये भोजन के समय में क्या करता है? सांस नली को बंद कर देता है, ठीक है। और जब हम सांस लेते हैं तब ये क्या करता है? भोजन नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन और श्वास का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाते समय कभी बात नहीं करनी चाहिए। तो यानी बात करते समय क्या होता है कि जो श्वास नली होती है उसका जो ढक्कन होता है वे खुल जाता है। अगर खाना खाते समय हम बात करने लग जाएंगे तो जब वह खुला रह जाएगा तो खाना किस में चला जाएगा? श्वास नली में चला जाएगा, जिससे हम फंदा लगने का भी खतरा रहता है। क्लियर हो गया आपको एपोग्लॉटिस क्या होता है? अच्छे से समझा दिया। एक तरीके का ढक्कन है जो श्वास नली और भोजन नली को बंद रखता है, यानी एक ही ढक्कन है जो दोनों को बंद करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, स्वर तंत्र के बारे में बात करते हैं। स्वर तंत्र क्या होता है? तो स्वर तंत्र स्वर्ग मार्ग में ही होता है, यानी स्वर मार्ग में होता है। जो श्वसन मार्ग होता है उसी में होता है, जो ग्रसनी तथा ट्रैकिया को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ग्रसनी और ट्रैकिया को। अब इमेज में अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ पेन के द्वारा। तो जो ये हमारा पार्ट है, ठीक है, ये वाला कौन सा पार्ट है? ये हो गया माउथ, ठीक है। ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया माउथ, ठीक है। यहाँ से क्या आई? हवा या वातावरण से आई हवा। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया? हमारा ग्रसनी हो गया। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हमारा एपोग्लॉटिस लगा है, ठीक है। ये जो लगा हुआ है हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये क्या लगा है? एपोग्लॉटिक्स लगा है। अब जो स्वर तंत्र है, ठीक है, जो हमारा स्वर तंत्र है ये कहाँ है? श्वसन मार्ग पर ही लगा हुआ है। ये पूरा है, ये क्या है? हमारा श्वसन मार्ग है, ठीक है। और ये किसको जोड़ता है? ग्रसनी तथा ट्रैकिया को जोड़ता है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये येलो हो रहा है, ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है स्वर यंत्र, ठीक है। क्या है ये? स्वर यंत्र है। अब ऊपर जो है ये वाला, ये क्या हो गया? हमारा ग्रसनी हो गया। और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा ट्रैकिया हो गया।
अब इसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा ट्रैकिया जो स्वर यंत्र है वह किसको जोड़ता है, ग्रसनी और ट्रैकिया को जोड़ता है। अभी हम ट्रैकिया को भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब इमेज में देखिए कि स्वर यंत्र कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। तो जो हमारे आपने देखा होगा गले में एक उभरी हुई हड्डी सी निकली होती है, तो वे क्या होती है, वे स्वर यंत्र ही होती है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वाक्य यंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। पुरुषों के लैंगिक विकास के कारण पुरुषों के ध्वनि यंत्र के चारों ओर एक संरचना होती है, ठीक है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। इसका आकार बड़ा होता है। इसी बड़ी हुई संरचना के कारण पुरुषों की आवाज भारी होती है। जो मैंने आपको पिछली इमेज में दिखाया है, ये क्या होता है, ये आकार में काफी बड़ा होता है, ठीक है। जो ये आकार में कैसा होता है, ये काफी बड़ा होता है। तो ये किसके कारण होता है, लैंगिक विकास के कारण ये पुरुषों में ये बड़ा होता है और इसके एक भारी संरचना बन जाती है। जो आप इस संरचना देख रहे होंगे उभरी हुई, ठीक है, ये क्या होती है, ये भारी संरचना जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। इसी के कारण पुरुषों की आवाज क्या होती है, भारी होती है। तो जो महिलाएं होती हैं उनमें यह संरचना का निर्माण नहीं होता है, जिसकी वजह से महिलाओं का स्वर यंत्र छोटा होता है और उनकी आवाज पतली होती है। अब आप इस वाली इमेज में देख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें ये लड़के के गले का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये गले में ये उभरा हुआ हिस्सा है, ठीक है, ये जो ये उभरा हुआ हिस्सा है यही क्या कहलाता है, एडम्स एप्पल कहलाता है। अब ये किसकी वजह से कहलाता है, आप इसमें देख रहे होंगे ये क्या बना हुआ है, हमारा स्वर यंत्र है, ये अलग से बाहर निकला हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। तो पुरुष में स्वर यंत्र होता है, उसका मोटाई कितनी होती है, लगभग वे होती है 20 mm, और महिलाओं में कितना होता है, ये 15 mm तक होता है। अब आपको समझ आ गया होगा एडम्स एप्पल क्या होता है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम ट्रेकिया की, ठीक है। तो एक एक करके सभी पार्टों को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम किस पर आ गए हैं, अब हम आ गए ट्रेकिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये स्वर यंत्र होता है, ये जो स्वर यंत्र लगा हुआ है, ये किसको जोड़ता है, ये ऊपर ग्रास नली को जोड़ता है और नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, इसे इसे क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं बड़े में। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला हिस्सा, यहाँ तक कौन सा हिस्सा हो गया, ये हो गया हमारा स्वर यंत्र, ठीक है। ये पार्ट क्या हो गया, स्वर यंत्र। जो इससे ऊपर का होता है वे क्या होता है, ग्रसनी होती है। और ये वाला हिस्सा है वे क्या हो गया, ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ठीक है। अब जो नीचे वाला है, सॉरी, ये क्या है, स्वर यंत्र है, ठीक है। अब जो इस स्वर यंत्र से नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, इससे जो नीचे वाला हिस्सा है वे क्या हो जाता है, वे ट्रैकिया कहलाता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा पूरा क्या कहलाता है, ट्रैकिया कहलाता है। तो याद रखिए अब इस ट्रैकिया में ये जो आप लाइनें देख रहे होंगे ये छल्ले होते हैं, जो क्या करते हैं, जो श्वास नली को, जो भोज्य नली होती है, जो भी ये एक ही होती है एक तरीके से। तो ये श्वास नली होती है, इसको क्या करती है, ये पिचकने से रोकती है। अगर ये आपस में चिपक जाएगी तो क्या हो जाएगी, जो श्वास नली है वे बंद हो जाएगी। तो उसमें क्या होते हैं, छल्ले बने होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, छल्ले बने होते हैं, जो इसको आपस में बंद होने से रोकती है, जिससे फंदा लगने का खतरा खत्म हो जाता है, ठीक है। आप इस इमेज में देख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। ये रिंग बनी हुई है ये ब्लू कलर में, तो ये क्या है, एक छल्ला है, ठीक है, जो क्या करती है, इसको रोकती है, जो पिचकने से इसको रोकती है। तो यह है ट्रैकिया। आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है जो फेफड़ों से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक इस पार्ट में चला गया और एक इस पार्ट में। अब आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं। तो ये कितने पार्टों में बढ़ गया ट्रैकिया, दो पार्टों में बढ़ गया। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ट्रैकिया क्या होता है। ट्रैकिया वो होता है जो स्वर यंत्र से नीचे होता है, जो एक पाइप होता है वो एक किससे नीचे होता है, स्वर यंत्र से नीचे होता है, जो ट्रैकिया कहलाता है। जिसका कार्य क्या है, जो वातावरण से आई हवा या जो भी ऑक्सीजन है उसको फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, ट्रेकिया का होता है। और ये आगे चलकर कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, जो दोनों फेफड़ों से जाकर जुड़ा होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम फेफड़ों के बारे में, यानी लंग्स के बारे में बात करेंगे। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में फेफड़े मुख्यतः होते हैं, मतलब जो फेफड़े होते हैं उनका श्वसन तंत्र में क्या है, मुख्य कार्य होता है। तो यह शरीर में दो संख्या में होते हैं, क्या होते हैं, ये शरीर में दो संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका कार्य क्या होता है, तो फेफड़ों का प्राथमिक कार्य भारी वातावरण से वायु लेना और उसमें मौजूद ऑक्सीजन को रक्त में
परिवहन करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, रक्त में परिवहन करना होता है। तो ये फेफड़े होते हैं, समझ लिए एक तरीके से ऑक्सीजन पंप का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, पंप का कार्य करते हैं, जो बाहर से क्या करते हैं, सांस यानी वातावरण से वायु को खींचकर क्या करते हैं, उनको शुद्ध कर कर शरीर के विभिन्न भागों में फैला देती है। तो ये क्या करता है, एक पंप का कार्य करता है। ठीक है, जो दायां फेफड़ा होता है, अब आप इमेज में देखिएगा कि ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये इधर वाला हिस्सा है, ये क्या है, दायां फेफड़ा। अगर आप एक सामने से देख रहे हैं तो आपको अभी ये उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप जब घूमेंगे तब आप सही पोजीशन में खड़े हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट लंग्स हो जाएगा, सीधा फेफड़ा हो जाएगा। तो इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और उल्टे फेफड़े का जो उल्टे हाथ पर होता है, जिसे बायां फेफड़ा भी कहते हैं, तो इसका आकार क्या होता है, इस राइट फेफड़े के मुकाबले छोटा होता है। अब इसका छोटे होने का कारण क्या है, जो लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में क्या होता है, हमारा दिल होता है। तो दिल होता है वो थोड़ा सा इसी जगह पर फिक्स होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो बायां फेफड़ा है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, और दायां फेफड़ा बड़ा होता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो दाएं फेफड़ा है इसमें 3 पालियां होती हैं जिन्हें लोब्स कहते हैं। कितने पालियां होती हैं, 3 पालियां होती हैं जिन्हें लोब्स कहते हैं। ठीक है, एक ये वाला, दूसरा ये, और तीसरा ये। ठीक है, तो कितनी पालियां हो गई, 3 पालियां हो गई। और जो बायां फेफड़ा होता है इसमें कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां होती हैं, एक ये वाला और एक ये वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो दायां फेफड़ा होता है उसमें 3 पालियां और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती हैं। आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि फेफड़े का कार्य क्या होता है। फेफड़ा एक तरीके से पंप का कार्य करता है, जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर खींचता है और शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फेफड़ा। अब बात कर लेते हैं ब्रांकाई या ब्रोंची के बारे में। तो यह फेफड़ों में ट्रेकिया से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, ये ट्रेकिया से जुड़ी होती है, जो आगे चलकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब ये याद रखिएगा, मैंने अभी बताया था आपको, जो ट्रेकिया होती है वे क्या होती है, आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या हो गई, ये 2 भागों में बढ़ गई। अब इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्रोंची। ठीक है, या ब्रांकाई कहते हैं। ठीक है, जो 2 भागों में बढ़ जाती है इसी को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, आपको इस वाली इमेज में अच्छे से दिख रहा होगा कि ये 2 भागों में जो बढ़ गई है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंची या ब्रोंकाई कहते हैं। तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो ये शाखाओं में बढ़ गई है, ये कई शाखाएं हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ब्रोंकियोल। अब हम पढ़ेंगे ब्रोंकियोल्स के बारे में। आपको ब्रोंची समझ आ गया, जो ट्रेकिया से 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इसे ब्रोंची कहते हैं, जो कि फेफड़ों से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब बात करेंगे ब्रोंकियोल्स यानी ब्रोंचियोल्स के बारे में। तो ब्रोंकियोल्स के सिरे पर छोटे छोटे गुच्छे लटके होते हैं, जो अंगूर के समान लटके रहते हैं। किसके समान लटके रहते हैं, अंगूर के समान लटके रहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। अब ये एल्वियोली या कुपिका क्या है, इसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे, हम कि ब्रोंकियोल्स क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस इमेज में कि पहले तो क्या था, ये ट्रैकिया था, इतना हिस्सा क्या था, ट्रैकिया। अभी आगे चलकर कितने भागों में बढ़ जाता है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंची कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये ब्रोंचीज कहलाता है। ठीक है, अब ये आगे चलकर कितनी कई शाखाओं में बढ़ जाता है, ये जो शाखाएं जा रही हैं, ठीक है, ये कई शाखाओं में बढ़ गया है, इसे कहते हैं ब्रोंचियोल। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ब्रोंचियोल। अब ब्रोंचियोल के सिरे पर आप जो छोटे छोटे गुच्छे देख रहे होंगे, इसी को कहते हैं एल्वियोली। ठीक है, अब आप इस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं, जो एल्वियोली है हमारा, ये किससे, ये हमारी क्या है, ये ब्रोंचियोल्स है। और जो इसके हिस्से पे लटके हुए हैं, जो गुच्छे के रूप में जो अंगूर के समान होते हैं, अंगूर तो नहीं होते पर ये अंगूर के समान ही दिखते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। ठीक है, इसी का कार्य होता है कि जो ऑक्सीजन को रक्त में या ब्लड में भेजना। ठीक है, इसी की वजह से क्या होती है, जो ऑक्सीजन शुद्ध होकर आती है वे रक्त में जाती है। अब ये रक्त में कैसे जाती है इसको भी हम समझेंगे। अब बात कर लेते हैं कुपिका के बारे में। तो यह रक्त कोशिका का एक जाल होती है। कैसा होती है, ये एक रक्त कोशिका का जाल होती है, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है और यहीं से ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है।
तो कूपिका यानी एल्वियोली से क्या होता है, रक्त कोशिका से, जो ये रक्त कोशिका की तरह होती है, इसका कार्य क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में पहुंचाना। और ब्लड का कार्य क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आई है उसे पूरे शरीर में फैलाना। तो जो एल्वियोली का कार्य क्या होता है, ये जो है हमारी, ठीक है, ये मान लीजिए एल्वियोली है, ठीक है, मान क्या है, ये हमारा एल्वियोली है, ठीक है। इसी में क्या होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है। जब यहाँ से ब्लड को यानी ब्लड सेल्स आती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वे कोशिकाओं में क्या बहता है, ब्लड बहता है या रक्त बहता है। जब ये यहाँ से आती हैं तो ये क्या चली जाती है, ये एयर को लेकर आगे बढ़ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा रेडिएटर जो गाड़ी में लगा होता है, वह क्या करता है कि इंजन को ठंडा करता है, वह इंजन में घूमता रहता है। तो इंजन में जो हीट होती है, ठीक है, तो वह इस हीट को ले जाकर क्या कर देते हैं, वापस रेडिएटर में ले जाकर ठंडा कर देती है। ऐसे ही इसका कार्य है। तो ये क्या करती है, ये एक रेडिएटर समझ लीजिए, जो कि यहाँ से क्या है, एक तरीके से जो ऑक्सीजन आ रही है, अब इसका कार्य क्या है, ये ऑक्सीजन को ले जाकर क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों में फैला देती है। ये रक्त कोशिकाएं जिन्हें ब्लड सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। आपको कूपिका अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट में डायाफ्राम। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्र तंत्र की प्रक्रिया। तो ये हमारा जो स्वतंत्र तंत्र का पार्ट है, तो ये आखिरी पार्ट है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। तो ये फेफड़ों के नीचे होता है, जो फेफड़ों को आधार या बेस देने का कार्य करता है, यानी इसे जो संभाले रखता है नीचे से, तो वे क्या होता है, डायाफ्राम ही होता है। अब आप इस इमेज में अच्छे से देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये डायाफ्राम है, ये क्या कर रहा है, पूरे फेफड़े को आधार प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बेस प्रदान कर रहा है। ये वाला हिस्सा है जो, ये क्या है, ये इसको आधार प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो डायाफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही फेफड़ों में वायु अंदर आती है और बाहर जाती है, ठीक है। जब वायु अंदर आती है तब क्या होता है, ये नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन ये अंदर लेता है तब ये क्या होता है, ये नीचे की तरफ दबता है, ठीक है। ये आप जो देख रहे होंगे इतना हिस्सा ये क्या हो गया, खाली सा हो गया, क्योंकि जब इसे ऑक्सीजन खींचनी होती है तब ये क्या करता है, ये नीचे को चला जाता है। जैसे आपने कभी पंप देखा होगा जिसमें साइकिल में हवा भरते हैं, तो उसमें अंदर को जब हवा खींचनी होती थी तो ये क्या चला जाता था, बाहर की तरफ को चला जाता था, ठीक है। तो उसी की तरह ये कार्य करता है। जब इसे हवा को बाहर फेंकना होता है तो ये उसे ऊपर की ओर दबाता है, ठीक है। क्या करता है, ऊपर की ओर दबाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है। जो भी हमारी वेस्टेज गैसेज होती हैं वे क्या होती हैं, बाहर की ओर निकल जाती हैं, जिसे एक्सेलेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डायाफ्राम का कार्य, जो क्या करता है, पूरे फेफड़े को एक आधार प्रदान करता है, और इसी के कारण फेफड़ों के अंदर हवा अंदर आती है और बाहर जाती है। तो इसके ये दो कार्य हैं। तो ये था हमारा स्वतंत्र तंत्र। अब बात करेंगे हम इसके बारे में, जो इसके कार्य के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो जो श्वसन की प्रक्रिया यानी वर्किंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को कोशिका में ले जाने, भोजन को जलाने से ऊर्जा मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो श्वसन तंत्र है हमारा, तो ये क्या कार्य करता है, भोजन को जलाने से ऊर्जा को प्राप्त करता है, ठीक है। और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बाहर निकालने का कार्य भी क्या करता है, ये श्वसन तंत्र ही करता है। और श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, वे 3 प्रकार के होते हैं, तो बाह्य श्वसन, गैसीय श्वसन और आंतरिक श्वसन। तो अब इनके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ते हैं, इन तीनों के बारे में। तो जो बाह्य श्वसन होता है उसका कार्य क्या होता है, तो प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैस जैसे ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, तो इसके आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी जो हम मुख और नाक के द्वारा जो हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, हम बाह्य श्वसन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं गैसीय श्वसन के बारे में। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और वापस फेफड़ों तक आपस में अनेक प्रक्रिया करना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, गैसीय श्वसन कहलाता है। तो श्वसन तंत्र में गैसों को शरीर में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो हमने आपको
आपको बताया था कि एल्वियोली तक क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ मात्रा कहाँ तक पहुंचती है, एल्वियोली तक पहुंचती है, जहाँ से क्या आती है, कोशिकाएं आती हैं, जिसमें क्या होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड क्या करता है, इस ऑक्सीजन को आगे ले जाता है, ठीक है। तो इसका क्या करता है, परिवहन करता है, कौन करता है, ब्लड करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त की उपस्थिति यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो Hb ये एक तरीके का क्या होता है, प्रोटीन होता है जो रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्रक में लौह परमाणु की उपस्थिति होती है। तो लौह परमाणु की उपस्थिति होने के कारण जो ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। क्या कैसा होता है, रेड कलर किसके कारण होता है, लोहे परमाणु की उपस्थिति के कारण ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा गैसीय श्वसन। अब बात कर लेते हैं लास्ट में आंतरिक श्वसन के बारे में। तो आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है, ठीक है। जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है। इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो श्वसन होता है किस में होता है, कोशिकाओं में होता है। तो एल्वियोली से क्या होता है, ये गैसों को या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को आगे ले जाती है और क्या करती है, पूरे शरीर में फैला देती है। तो जिससे क्या होता है, इसका आंतरिक श्वसन होता है, ठीक है। जिसे लास्ट में क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये था हमारा ह्यूमन बॉडी में श्वसन तंत्र के बारे में, जिसे ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा, ना सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।